हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक और थ्योरेटिकल वीडियो करेंगे। तो इसके अंदर हम और अच्छे से और मतलब समझ लो कि इस चैप्टर में ये चीज़ और बचती है आपको समझने के लिए। इसके बाद में इसके चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस और कैसा भी कंसेप्ट हो, हाईएस्ट लेवल का कंसेप्ट आप इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी तक जो अपने वीडियो लेक्चर्स थे ना, उनके अंदर हमने बस एरिया अंडर कर्व देखा था, एक कर्व के नीचे या फिर ज़्यादा ज़्यादा कोई लाइन आ जाती थी। यहाँ पर क्या होंगे, दोनों कर्व होंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ डायग्राम हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अपना ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है नीचे की तरफ। ठीक है, ये समझ लो कि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स और ये वाई बराबर जी ऑफ एक्स है। इनके बीच में भी हम एरिया निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। कोई सी भी लिमिट हो सकती है, पूरा एरिया, थोड़ा क्लोज्ड एरिया, या पहले हमें कोई लिमिटेशन दे दी कि एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, इनके बीच में ये जो एरिया फंस गया ना, ये एरिया हमें बताना हो तो अब हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एज यूजुअल देखो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने पिछले थ्योरेटिकल वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर के लिए आपको कुछ ग्राफ्स पता होने चाहिए। कुछ ग्राफ्स कौन कौन से, जैसे सर्कल का ग्राफ हो गया, है ना, इक्वेशन आए तो आप ग्राफ बना लो। साथ ही साथ इलिप्स का, इलिप्स की इक्वेशन कैसी क्या हो तो आपको डायग्राम कैसा बनाना चाहिए। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, उनमें से ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि दाईं तरफ खुलता है वो, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो कि ऊपर की तरफ खुलता है वो, एटलीस्ट ये तो हमें पता होना ही चाहिए। और उसके बाद में जैसे ये जनरल पैराबोला है, वाई बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम ऐसा होता है, वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब का ऐसा होता है। फिर लाइंस, है ना, जैसे y इक्वल टू के, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, इसका मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी। साथ ही साथ जैसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर जीरो, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। मॉडुलस का डायग्राम कैसा बनता है, साइन एक्स का डायग्राम कैसा बनता है, कोस एक्स का कैसा बनता है ना। तो ये सब किस में आ गए, कुछ ग्राफ्स हमें पता होने चाहिए। फिर बाद में कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, मतलब कुछ मतलब बहुत आसान है ये। एक्स की पावर एन का पता है आपको इंटीग्रेशन, उससे एक का एक्स का, एक्स स्क्वायर का और अंडर रूट एक्स का, इनका भी आपको इंटीग्रेशन याद हो, मतलब मुँह जुबानी याद हो तो बहुत ही बढ़िया। जैसे रूट एक्स का याद रख लेना, 2/3 एक्स की पावर 3/2। और फिर आगे साइन एक्स कोस एक्स का तो पता होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और मोटा मोटा जो सबसे टफ फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए वो ये है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला तो इसको भी रट डालना, ठीक है। फिर बाद में मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे इंटरेस्टिंग कि यार जैसे आपको कोई एरिया निकालना, तो हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे लिमिट्स मिली हुई है, एक्स बराबर ऐसे एक्स बराबर बी तक, तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ लगाते हैं, इससे एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ये सब कुछ एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। तब जब सब कुछ वाई के रेस्पेक्ट में होता है, हमें लिमिट्स मिलती है वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी, तब हम क्या करते हैं, तब लगाते हैं राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ, और यहाँ पे y की लिमिट्स और यहाँ पर डी वाई हमें देखने को मिलता है। बस आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और अपडेट कर देंगे, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के लेक्चर में, आपको थोड़ी सी नई चीज़ें और अपडेट कर देंगे, मतलब बहुत जेन्युइन चीज़ें, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखो दोस्तों, अब अपने सामने टू कर्व्स है ना, दो ग्राफ है। यहाँ पे क्या लिखा है, दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल। ठीक है, दो बकरों के मध्य नहीं है, वक्रों है ना, वक्र है ये हिंदी में, कर्व मतलब वक्र। तो जैसे यहाँ पर ऊपर वाला जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, नीचे वाला जो कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर आपको ना ये एरिया निकालना, मान लो कि आपने डायग्राम वगैरह बनाया, डायग्राम जो मैंने बताया उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, और आपको ये वाला एरिया पता करना है। तो ये एरिया पता करने का क्या फंडा होगा, अपना वही फंडा होगा, क्या, इंटीग्रेशन। ये x की लिमिट x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ। और जब भी हम ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करते हैं, ये तो मैं मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रहेगा वो आपको, यहाँ पे dx आ जाएगा। और अगर सिचुएशन ऐसी हो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और समझो कि एक डायग्राम ऐसे जा रहा है और एक डायग्राम ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर है x इक्वल टू जी ऑफ वाई, और यहाँ पे समझ लो x इक्वल टू एच ऑफ वाई है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैं इस बार ना आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस बार जो लिमिट्स वगैरह पता होगी वो हमें कुछ इस प्रकार की पता होगी। ऐसे हमें ना ये लिमिट्स पता है कि भाई आपको ना इन दोनों कर्व के बीच में एरिया बताना है ना, ये वाला एरिया,
और यहाँ पे जो लिमिटेशन है लाइंस की वो यहाँ पे दे रखी है, वाई पर दे रखी है, यहाँ पे एक्स पे दे रखी थी ना ए और बी, यहाँ पर वाई पे दे रखी है, वाई बराबर सी से लेके वाई बराबर डी तक। तो अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा ना, यहाँ पे लिमिट्स किसकी दे रखी है, सी के वाई के रेस्पेक्ट में दे रखी है, वाई वाली लिमिट्स दे रखी है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, जो छोटा वाला वाई की वैल्यू वो नीचे आएगी, लोअर लिमिट बनेगी सी, और यहाँ पे डी, मतलब y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी तक। इधर क्या आता है, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। ठीक है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा आंसर में मॉडुलस लगा दिया जाता, तो वो लफड़ा ही खत्म, जब आप ये लगाओगे तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में। तो अब मैं अगर इनका ऑफिशियली ये वाला एरिया बोलूँ, ये एरिया ए, ये क्या होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ए से लेके बी तक, तो एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक। ऊपर वाला ग्राफ क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला ग्राफ है ये y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ एक्स आई, मतलब यहाँ पे x में टर्म्स आनी चाहिए, सब कुछ x में आएगा। नीचे वाला ग्राफ क्या है, ये मतलब कौन, y बराबर जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स आ जाएगा डॉट डी एक्स। तो हम ऐसे फटाक से एरिया निकाल सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में ऐसे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर आपको y के रेस्पेक्ट में निकालना तो ऐसे कर सकते हो आप, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया ए, तो इस बार क्या आएगा, ये ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, राइट वाला मतलब ये है, ये जो पोर्शन मैंने शेड किया ना इसमें राइट वाला ये है। अब ये मतलब क्या, x बराबर जी ऑफ वाई है ना, तो ये g ऑफ y की टर्म्स क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो यहाँ पर dy है लास्ट में माइनस। फिर लेफ्ट वाला अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो इसमें लेफ्ट वाले की दीवार किसने बनाई है, इसने। ये कौन सा ग्राफ है, देखो इधर ध्यान से देखोगे तो x बराबर h ऑफ y, एच वाई है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, h ऑफ y, ऐसा हो गया डॉट डी वाई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व्स है ना, तो कर्व्स भी बड़े उलझे हुए से रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और केस ले लेता हूँ, कि यहाँ पे नेक्स्ट केस ऐसा ले रहा हूँ मैं, कि समझो कि यहाँ पर अपने पास में ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ग्राफ ऐसे उलझे हुए से रहते हैं, ऐसे इस टाइप से उलझे हुए रहते हैं। ये अपना कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पर जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, ऊपर वाला ग्राफ ये है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो समझ लो कि y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये यहाँ पर P पॉइंट पर, फिर Q पॉइंट पर, फिर R पॉइंट पर, फिर यहाँ पे S पॉइंट, P Q R S ऐसे पॉइंट्स में मिल रहे हैं। यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ गया, और इधर नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ। देखो दोस्तों, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो जब भी क्वेश्चन आता है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता होना ही चाहिए। क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम सबसे पहले निकालते हैं, मतलब कहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब समझो कि जो P है उसका x कोऑर्डिनेट है x1, Q है उसका है x2, R है उसका है x3, और S है उसका है x4। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिए, A B लिया ना, तो उसकी लिमिट्स क्या आ गई, A to B, ऐसे आ गई A to B। इस बार मैंने x1 x2 x3 x4 ऐसे लिए, तो इनकी लिमिट्स क्या आएगी, x1 से x2 इंटीग्रेशन, फिर ऐसे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे जो दोनों ग्राफ है ना, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, वो आपस में गुत्थम गुत्था है। मतलब कभी ये देखो इधर की तरफ जी ऑफ एक्स ऊपर आ गया है ना, ये जी ऑफ एक्स यहाँ चल रहा था, अब ये ऊपर आ गया जी ऑफ एक्स, फिर इधर नीचे आ गया जी ऑफ एक्स, है ना। और ऐसे एफ ऑफ एक्स कभी ये ऊपर है, कभी एफ ऑफ एक्स नीचे हो जाता है, फिर एफ ऑफ एक्स ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जब भी ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ ये एक दूसरे को कट करके, इंटरसेक्ट करके ऊपर नीचे होंगे ना, हमें इंटीग्रेशन बदलना ही पड़ेगा। हम एक साथ x1 से लेके x4 तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते एक ही चीज़ को ऊपर मान के। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर हमें ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है, तो हमें टुकड़ों टुकड़ों में निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो देखो क्या बन जाएगा, टोटल एरिया बराबर, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, क्या आ जाएगा, x1 से x2। यहाँ पर वही फंडा लगेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। क्यों, क्योंकि हम x की लिमिट्स लगा के चल रहे हैं, x वाली लिमिट्स है ना ये। तो x1 x1 से x2 के बीच में ऊपर वाला कौन है, f ऑफ x, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x, माइनस नीचे वाला कौन है, g ऑफ x, ये g ऑफ x डॉट dx। अब ये वाला एरिया इसमें हम जोड़ देंगे, एरिया तो जुड़ते हैं ना, हमें ये पूरा एरिया निकालना, तो मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस,
जोड़ना पड़ेगा। तो इस पोर्शन का आप एरिया कैसे लिखेंगे, इसका लिमिट कहाँ है x2 से x3, तो यह आ जाएगा लिमिट x2 टू x3। अब इस पोर्शन के लिए ऊपर वाला कौन हो गया, gx हो गया, और नीचे वाला कौन हो गया, f ऑफ x हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा gx माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। कई बार क्या होता है मतलब बुक्स के अंदर ये जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है ना, हर बार एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ही लिखा होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करोगे ना, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर मॉडुलस का कोई झंझट ही नहीं है कि फिर वो मॉडुलस को खोलेंगे कि प्लस से खुलेगा माइनस से, वैसा कोई झंझट ही नहीं है। तो आप बस ये याद रखो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। देखो ग्राफ तो बनाना है ही, ग्राफ बिना बनाए तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे, कहाँ से कौन ऊपर हो गया कहाँ से कौन नीचे हो गया। जैसे यहाँ पर x3 के बाद x4, तो अब आएगा x3 से x4 तक। अब यहाँ पर क्या लगेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर कौन है एफ ऑफ एक्स, नीचे कौन हो गया जी ऑफ एक्स अगेन, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ऐसे हम इसको समझ लेते हैं आसानी से। ये अभी सब कुछ था किसमें, x के रेस्पेक्ट में था। ऐसे ही मैं अगर इनको y के रेस्पेक्ट में समझूं, तो समझो ऐसा ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ऐसा कुछ डायग्राम हमने ऐसे बना लिया। और एक और डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे कुछ उलझा देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। समझ लो कि अच्छा देखो इस बार मैं कौन सी लिमिट्स बताने वाला हूँ आपको, इधर वाली y वाली, ठीक है, ऐसे लिमिट्स बताने वाला हूँ। ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी क्यू आर, और यहाँ पे समझ लो कि ये वाला पॉइंट है y1, ये है y2 और ये y3, ठीक है। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला इन दोनों के बीच में जो फंस गया ना, अपना टॉपिक यही है इस बार। टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफल, मतलब दो ग्राफ के बीच में जो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा ना एरिया, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो ये जैसे यहाँ पे फंस गया, ये हमें बताना है। तो ऐसे केसेस में अच्छा यहाँ पे कुछ वो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे y में लिमिट्स होगी तो y में एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो समझ लो कि हमने ऐसे सोल्व कर ही लिया, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू जी ऑफ वाई रेड वाला, और ब्लैक वाला आ गया समझ लो कि x बराबर h ऑफ y, ऐसा हो गया, ठीक है। तो बताओ ये जो मैंने एरिया शेड किया ना वो क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन। हम ये वाला जो जब एरिया ये वाला निकालेंगे ना, तब लिमिट्स क्या आएगी, देखो ये एरिया यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म, तो इनके रेस्पेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y1 से y2, तो इंटीग्रेशन क्या देगा y1 से y2। अच्छा इसमें क्या लगाते हैं, जब हम y के अलोंग चलते हैं तो राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला लगाते हैं। तो राइट वाला कौन है, ये ब्लैक वाला ना, ये है राइट में, इधर ये है राइट में, ये मतलब कौन है, इधर देखो क्या नाम है इसका, यही तो है x बराबर h ऑफ y, तो ये बन गया h ऑफ y माइनस, अच्छा ये राइट वाला हो गया। तो लेफ्ट वाला कौन है, ये रेड वाला, ये मतलब क्या, x बराबर g ऑफ y, तो यहाँ पे g ऑफ y आ जाएगा। देखो y में एक्सप्रेशन आएगा तभी यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो इस पहले वाले पार्ट का ये इंटीग्रेशन मतलब ये एरिया आ गया प्लस, अब इस पार्ट का एरिया भी इसमें जुड़ जाएगा, कुल मिला के एरिया निकालना हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो मैं फिर से प्लस लगा दिया मैंने। अच्छा ये जो पोर्शन है इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट्स क्या होगी, देखो यहाँ से y2 से लेके फिर यहाँ तक y3 तक, तो इस बार इंटीग्रेशन फ्रॉम y2 टू y3। इसमें क्या लगाएंगे, वही राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। तो राइट में देखो ये रेड कलर वाला ना, ये राइट में इस बार ये कौन है, ये g ऑफ y, तो यहाँ पे g ऑफ y पहले आ जाएगा माइनस, फिर लेफ्ट वाला ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला कौन सा है, ये वाला है h ऑफ y, तो h ऑफ y। तो वही बोल रहा हूँ, हुआ क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला और उसके बाद में काया पलट हो गई, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, डॉट डॉट डी वाई, ठीक है। ऐसे हम करके निकालते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम कैसे बिना मतलब देखो डायग्राम बनाने के बाद में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, डायग्राम बन जाए, उसके बाद में तो इंटीग्रेशन हमें बस वो लिमिट लगाते रहना। फिर सोच लेना कि भाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। कैसे भी सिचुएशन हो हमें ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाना है और सही लगाना है। अगर कहीं पे ग्राफ इंटरसेक्ट होकर ऊपर नीचे मतलब नेचर ही चेंज हो गया तब हम इंटीग्रेशन को वहीं पे तोड़ देंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जनरली यही होता है। जब भी दो ग्राफ मीट करते हैं ना उसके बाद में काया पलट हो ही जाती है, जो ऊपर वाला था वो नीचे बन जाता है और जो नीचे वाला था वो ऊपर हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे वाई के रेस्पेक्ट में राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला,
अब यहाँ पे बहुत काम आएगी ये सारी चीज़, ठीक है। तो अब इनको अप्लाई करने के लिए है ना, इन कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये अपना सबसे पहला एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द टू पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखो ये दो पैराबोलाज, इनको समझना पड़ेगा कि यार इनका डायग्राम इंडिविजुअली बनता कैसे है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, देखो x का स्क्वायर है ना, और दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो इसका डायग्राम बन जाएगा ऐसे अपवर्ड पैराबोला इस प्रकार का। जो मैंने बताया ना ये चार पैराबोलाज, बस ये याद रख लो आप। यहाँ पे हाइपरबोला का क्वेश्चन ही नहीं बनता और कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता ही नहीं है। गिनो जी ने कुछ एक पार्ट जैसे सर्कल का आ जाएगा, इलिप्स का आ जाएगा, पैराबोला का आ जाएगा, है ना। और बाकी जो बचे हुए जैसे साइन कोस का ये आपको पता है, डायग्राम मॉडुलस का पता है, लाइंस का क्या होता है वो पता ही है। और कभी कभार ये आ जाता है कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होता है, तो ये नॉर्मल बात है। सर्कल, इलिप्स और पैराबोला ये 11th की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे काम आती है। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो मैंने बताई वो फॉर्म्स बस याद रख लो आप। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ऐसा डायग्राम, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या है, वाई स्क्वायर जब आता है ना वाई स्क्वायर, तब या तो ग्राफ राइट में खुलता है या फिर लेफ्ट में खुलता है। तो यहाँ पर अगर प्लस हो दोनों तरफ तो राइट में, अगर एक तरफ माइनस हो तो लेफ्ट में। यहाँ पर अपने वाले में क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो ये कैसे खुलेगा, ये ऐसे राइट में खुलेगा। तो इंडिविजुअल डायग्राम तो हम जानते हैं, क्या हम इन दोनों डायग्राम्स को एक ही ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही ग्राफ पेपर पर बना के आंसर बताना पड़ेगा। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए है ना, कि आपको इंडिविजुअल ग्राफ पता है कि नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी बनेगा इनका एक ही डायग्राम पर, अलग अलग डायग्राम मतलब अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं बनाना। देखो कैसे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये जो डायग्राम है वाई बराबर एक्स स्क्वायर का, वो मैं बना लेता हूँ पहले। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का समझो कि डायग्राम कुछ ऐसा सा बन गया, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं, ये किसका हो गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। अब हम किसका बना लेते हैं इसका, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो समझो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन गया। ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है दोस्तों। ये बन गया और ये बन गया, एक ही ग्राफ पेपर पर बना लेना है। अब देखो दोस्तों, जब हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा एरिया इनके बीच में फंस जाता है। यही एरिया यहाँ पे पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, मतलब क्लोज्ड, है ना, मतलब बंद होना चाहिए वो, तो ये बंद ही तो है, दोनों पैराबोलाज के बीच में फंस गया ये। इसका एरिया हमें बताना है क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसका एरिया आपके पास में दो चॉइस है। फिर से कुछ कुछ क्वेश्चन में ना दोनों चॉइस होती है, कि आप ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला भी लगा सकते हो, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला भी लगा सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपके पास एक ही तरीका होता, दूसरा लगा ही नहीं सकते। और बाकी तो क्या है, देखो वापस यहाँ आते, तो यहाँ पर आप चाहो तो अगर आप ये x वाली लिमिट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि एरिया का एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट कौन सा ये और एक्सट्रीम राइट पॉइंट कौन सा ये, तो इनके करस्पॉन्डिंग हम ये वाला x निकाल लेंगे और यहाँ वाला भी x निकाल लेंगे, है ना। ये x बराबर क्या है, ये तो ओरिजिन ही है, ओरिजिन पर मिल रहे 0, यहाँ पे x बराबर क्या होगा ये भी हम पता कर लेंगे। तो ऐसे आप x वाली लिमिट्स लगाओगे और इंटीग्रेशन करोगे इस एरिया के लिए, तो फिर आपको ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि x में वही होता है ना। x में जब हम x की लिमिट्स लगाते हैं तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, जब हम राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला करते हैं ना तब y की लिमिट्स लगती है, y की लिमिट्स लगे तब ये करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये चॉइस है और जनरली हम इसी को फॉलो करते हैं, है ना, मतलब मोस्ट पॉपुलर है ये। जब कभी भी किसी क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो तब भी हम ये वाला तरीका प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये मतलब मुझे तो काफ़ी सूट करता है। मैं जनरली क्वेश्चन अगर दोनों से करना हो तो इसी से करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम भी इसी से करेंगे। तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा यार, ये तो ओ पॉइंट है, ओरिजिन पर मिल गई, ये वाला पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसके कोऑर्डिनेट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वही यहाँ की अपनी लोअर लिमिट अपर लिमिट बनेगी वो चीज़, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ की अपनी अपर लिमिट बन जाएगी एरिया के लिए। तो कैसे निकालें, अब इस पॉइंट पर दो कर्व आके मिल रहे हैं, कौन कौन से कर्व, एक तो ये नीचे वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक ही इधर वाला ऊपर वाला पैराबोला, ये कौन सा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें 4 पॉइंट पी, हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा,
सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व करने का तो वही तरीका अपना 10th क्लास वाला, एक जगह से y की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दो। तो मैं यहाँ से y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर है ना, ये वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा। तो देखो उधर ऑलरेडी क्या y का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर इधर क्या x है, x में इक्वेशन 1 मैंने लिख ली, y स्क्वायर बराबर x आएगा। y की जगह अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी, y की जगह मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एक्स आ जाएगा। सोल्व करते हैं, ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 बराबर एक्स। अब ऐसे मत कर देना कि एक्स से आप एक्स काट दो, है ना, वो छोटे बच्चे करते हैं, आप बड़े हो गए। इसको इधर ले आओ, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0। ये क्या हो गया, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया 0, और एक आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू 1। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स बराबर 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। जब आप इसको x से x काट देते हो ना, तब आपको x इक्वल टू 1 ही मिलता है, ओनली एक ही आंसर मिलता है, जबकि एक्चुअल में आंसर दो होंगे, ये और ये रियल आंसर्स है। तो x इक्वल टू 0, ये तो हमने पहले बोल दिया था कि यार ग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो हमने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो x इक्वल टू 0 इसका मतलब ये वाला हमें मिल रहा है, x इक्वल टू 1 इसका मतलब ये वाला, x इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना वो 1 हो जाएगा। अब चलो पॉइंट y कोऑर्डिनेट निकाल ले लो यार, वैसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x इक्वल टू 1 है ना, ये उठाकर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में डाल दो, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये x की वैल्यू 1 में डाल दूंगा, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू मेरे को 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। तो अपने y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ना, उसका y की वैल्यू भी 1 मिल गई हमें। तो अब हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये जो रिक्वायर्ड एरिया ना, ये मैं लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया, हिंदी में क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड एरिया को, मतलब जो हम चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल, इसका मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो क्या बनेगा देखो, इंटीग्रेशन में x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 0 से लेके 1 तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, यहाँ पे x की टर्म्स आएगी, डॉट यहाँ पे फिर dx आएगा, क्योंकि फिर सब कुछ ही x में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कैसी टर्म्स आएगी, यहाँ पे आएगी टर्म्स ऑफ x। अब यार x की टर्म्स कैसे निकालेंगे, और वहाँ पर ये भी ध्यान रखना हमें कि हम x के रेस्पेक्ट में करें तो हमें ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना पड़ेगा, है ना। तो देखो x की टर्म्स जब आपको चाहिए ना, तब आप y की वैल्यू निकाल लिया करो, और अगर आपको कभी y की टर्म्स चाहिए तब आप x की वैल्यू निकाल लिया करो। समझ गए मेरी बात? देखो यहाँ पर क्या है, ये है अपने सामने ऊपर वाला, सबसे पहले ऊपर वाला डिसाइड करते हैं ये कि ये क्या है। तो देखो दोस्तों, ये ऊपर वाला ये कौन सा कर्व है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए। ये ऊपर वाला तो है, चलो ठीक है, ये ऊपर वाला है, लेकिन आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, और वो भी ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें आप एक्स की टर्म्स पता हो, मतलब आपको एक्स की टर्म्स दिखें। यहाँ पर क्या है, इसी की इक्वेशन ये है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आप या ना यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर है ना उधर चला जाएगा, तो वो देगा प्लस माइनस रूट एक्स। अब यार ये बताओ कि ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, ये y बराबर प्लस का रूट एक्स होगा या माइनस का रूट एक्स होगा। तो देखो y बराबर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कब लेंगे, ऊपर की तरफ जो चीज़ होती है वो y पॉजिटिव रखती है, और जो नीचे की तरफ चीज़ होती है ना वो y को नेगेटिव रखती है। ये एक पूरा पूरा पैराबोला है, जैसे इसमें समझो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, ये पूरे का, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, पूरे डायग्राम को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम इसका रूट ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वाई बराबर ये इसका अंडर रूट आ गया एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है, तब वाई बराबर प्लस का रूट एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स, ये इस पैराबोला की दो अलग अलग ब्रांचेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस पैराबोला की दो ब्रांचेज कौन सी है, ये ऊपर वाली ब्रांच एंड ये नीचे वाली ब्रांच। अब देखो y बराबर अगर हम प्लस का लेते हैं तो ये ऊपर वाली ब्रांच है, y बराबर प्लस का रूट एक्स, और अगर आप माइनस का लेते हो तो ये नीचे वाली ब्रांच है, y इक्वल टू माइनस का रूट एक्स। अभी अपने वाले क्वेश्चन में किस चीज़ की ज़रूरत है, ऊपर वाली ब्रांच की। तो ऊपर वाली ब्रांच क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स, ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स। हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसा ही क्यों नहीं रहने दिया, ये सवाल है, क्योंकि हम x में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर x के अंदर टर्म्स चाहिए, और x के अंदर टर्म्स कब मिलती है, y की वैल्यू के अंदर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमें x, हमें चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में से y की वैल्यू।
तो y की वैल्यू मैं निकालूंगा तो प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। अब वो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि हमें प्लस का रूट एक्स लेना है या फिर माइनस का। तो ऊपर वाला ग्राफ तो प्लस का रूट एक्स, तो ऊपर वाला कौन हो गया, ये रूट एक्स हो गया। अब हम नीचे वाली की बात करते हैं, इसकी, ये किसका पार्ट है, ये नीचे वाला इसका पार्ट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे y अकेला है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस बार डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि ये y इक्वल टू रूट एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी y ये भी y, तो इस y की वैल्यू रूट एक्स मैंने यहाँ पे डाल दी, इस y की वैल्यू एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। लेकिन आप फिर भी एक दिमाग में रहता ना कि यार इसका तो अंडर रूट लिया ही नहीं, इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे x में टर्म्स चाहिए, इसलिए आप सिंपली y की वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पे सिंपल सा y है ना, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसका कुछ नहीं किया यहाँ पे। लेकिन सिंपल y नहीं है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, इसलिए मैंने सिंपल y निकालने के लिए इसका अंडर रूट लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है, वो y की वैल्यू जो होगी ना वो x की टर्म्स में होगी और हमें वही चाहिए, टर्म्स ऑफ x, इसलिए हमने y की वैल्यू निकाली। अब इसको आगे तो मतलब बहुत आसान है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बोला था याद रखने के लिए, रूट एक्स का क्या होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2। अच्छा लिमिट्स बाद में रख देंगे, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3 है ना, एक्स स्क्वायर में 2+1 हो जाएगा, ऐसा बन गया। लिमिट्स क्या है 0 से 1, तो 0 से 1। अब सबसे पहले मैं अपर लिमिट डाल दूंगा इसमें, तो अपर लिमिट डालूंगा तो क्या बन जाएगा 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3 माइनस, यह आ जाएगा 1/3, ठीक है दोस्तों, माइनस। अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा 0, तो 0 की पावर कुछ भी लगाओ वो 0 बन जाएगा, खत्म। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 माइनस 1/3 बच जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया अपना, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इन दोनों के बीच में फंसा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और शानदार जानदार ऐसा एग्जाम्पल लिया है, इससे आपके जो बच्चे कुछ कंसेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कोस एक्स व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π, है ना, ऐसा दे रखा है हमें। तो देखो इनका डायग्राम बनाएंगे तभी हमें पता चला कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो आंसर देखो, साइन एक्स का आप डायग्राम जानते हो, कोस एक्स का जानते हो, है ना, और ये डायग्राम हमें उतने ही बनाने हैं जितने की क्वेश्चन में दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π तक। तो बनाते हैं, एक ही मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, वाई एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये अपना एक्स एक्सिस, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि एक एक चीज़ हमें ऐसे जूम करना ना पड़े, ऐसे दिख जाए। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब 0 से लेके 2π तक जाना है, तो यहाँ पर मैं 0 मार्क कर लेता हूँ, और 0 फिर यहाँ पर समझो कि π/2 आ जाएगा, फिर पाई आ जाएगा, फिर ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, चलो यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पर 2π आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे 2π, चलो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स का डायग्राम, साइन एक्स का डायग्राम क्या होता है, यहाँ से चालू होता है, और समझो कि ये हाईएस्ट 1 तक जाते हैं ना, तो ये अपना 1 का लेवल है और ये अपना -1 का लेवल है। तो साइन एक्स यहाँ से चालू होगा, और साइन एक्स का वैसे मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया भी था, आपको पता भी होना चाहिए। साइन एक्स बहुत आसान है, यहाँ से 0 से उठता है, फिर π/2 मतलब 90 डिग्री पे हाईएस्ट 1 पे पहुँच जाता है ना, साइन 90 डिग्री 1 ही तो होता है। उसके बाद में फिर ये घटना चालू होता है, फिर 2π पे वापस क्लोज, मतलब 0 से पाई एक ऊपर की तरफ लूप बना लेगा और एक नीचे की तरफ लूप बना लेगा, 2π पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 0 से π/2 ये यहाँ पे पहुँचेगा, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे माइनस का 1 बनाएगा, फिर वो अगेन वहाँ पे। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इसके बाद में वो ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे मैंने कंजेस्टेड बना दिया, लेकिन आप समझ जाना, ऐसा होके फिर ये ऐसे पहुँच जाएगा। ये साइन एक्स का डायग्राम है, थोड़ा आगे की तरफ खिंच गया, लेकिन आप समझ जाना है ना। तो अच्छा ये किसका हो गया, साइन एक्स का डायग्राम हो गया, है ना, y इक्वल टू साइन एक्स का। तो इसको मैं यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स, रेड कलर से बना दिया। अब एक y इक्वल टू कोस एक्स भी बनाना पड़ेगा, तो कोस एक्स वाला यहाँ से स्टार्ट होता है,
तो यहाँ के बाद में फिर वो यहाँ जाएगा, फिर पाई पर बन जाएगा -1, फिर 3π/2 पे 0 और 2π पे वापस 1 बन जाएगा। इसके ऐसे लेवल पर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ कहीं पर बन जाएगा। तो कोस का डायग्राम कुछ यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे जाके कुछ यूँ जाके फिर 3π/2 पे 0 एंड देन ऐसा बन जाएगा। ये किसका डायग्राम है? y = cos x का। तो ये हो गए दोनों के डायग्राम। अब हमें कहाँ से कहाँ तक का कवर करना, देखो 0 से लेके 2π। x = 0 तो वो मतलब यहाँ से चालू करेंगे, और x = 2π मतलब यहाँ तक ख़त्म हो गया, है ना। इसके बीच में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। अभी ये दोनों कर्व ना y = sin x और y = cos x, इनके बीच में भी एरिया फंस गया है। अब है ना, ये जो बीच वाला जो x एक्सिस है इसको तो आप देखो ही मत, ये जो लाइन है ना इसको भूल जाओगे, यहाँ पर कोई लाइन भी है ना, इसको इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, और यहाँ पर ये जो दिख रही है ना लाइन इसको भी भूल जाओ, यहाँ पे लाइन इसको भी भूल जाओ। मतलब फिर आपको कौन सा एरिया बताना है? एरिया बाउंडेड बाई ओनली दीज कर्व्स। मतलब थोड़ा सा तो ये एरिया ये आ जाएगा, थोड़ा सा ये एरिया आएगा, ये तो थोड़ा सा क्या, ये तो सबसे बड़ा एरिया यही है इनके बीच में फंसा हुआ, और फिर बचा हुआ ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना दोस्तों। ऐसे ऐसे करके हमें ये सब कुछ एरिया बताना है। देखो कैसे करेंगे, मस्त क्वेश्चन है ना। अब इसमें देखो क्या करेंगे, हमें वही अभी स्टार्टिंग वाली चीज़ कंसेप्ट भूलना नहीं चाहिए। क्या था? जब भी ग्राफ एक दूसरे को काट पीट के ऊपर नीचे जाते रहते ना, तो हम क्या लगाते हैं? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, है ना। ये फंडा तो तोड़ते ही नहीं है। अब ये पता कर लेते हैं कि ग्राफ एक दूसरे को काट कहाँ पे रहे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें पता तो चले कि कहाँ से कौन ऊपर चला गया, कौन नीचे चला गया, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसका मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अहमियत यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये कहाँ पर बराबर होंगे? देखो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये cos x और sin x एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जहाँ पर ये काट रहे हैं वहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर होगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो वैल्यू। तो यार 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री के बीच में कब दोनों मतलब एक ही पॉइंट से होके गुजरेंगे, तो वो क्या होता है? आपको पता है यार कि 10th क्लास में पता तो था आपको, sin 45 डिग्री ये 1/√2 होता है, एंड cos 45 डिग्री ये भी क्या होता है? 1/√2 होता है। तो ये दोनों बराबर हो गए ना यहाँ पे, तो ये क्या है? 45 डिग्री पे बराबर होते हैं ये, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, तो 45 डिग्री यही है, कितना? π/4। ऐसे देखो अब पाई से 3π/2 के बीच में ये अगेन मिल रहे हैं, तो ऐसे फटाक से अगर हम ये भी बता सकते, जैसे हमने जितना आसानी से इसको समझा ना, वैसे इसको भी बताओ तो और मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा समझ लो यार कि जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे साइन एंड कोस बस इन्हीं की बात कर रहा हूँ। साइन इसमें भी पॉजिटिव और कोस इसमें भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव और कोस होता है नेगेटिव। यहाँ पर मैं किसी वो होता है ना कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैसे नहीं बता रहा, ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और कोस भी होता है नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो होता है नेगेटिव और कोस होता है पॉजिटिव। तो ये जो साइन और कोस है वो इसमें तो बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये बात है। हाँ, प्लस प्लस में देखो दोनों बराबर हो गए। साइन 45 डिग्री ये भी प्लस का होता है, कोस 45 डिग्री ये भी प्लस का होता है, तो प्लस प्लस में आ तो गया 45 डिग्री 45 डिग्री। ऐसे ही दोनों माइनस माइनस होके भी तो बराबर हो सकते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में मिलेंगे? वो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में, बीचों बीच, और 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3π/2। तो यही तो है, पाई और 3π/2 के बीचों बीच मिलेंगे ये जो अपने एंगल्स है ना, यहाँ तो एंगल्स ऐसे चक्री में घूम रहे हैं ऐसे, यहाँ पे एंगल सारे लाइन में है, तो आप समझ सकते हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बीचों बीच कहाँ पे होगा? इस पाई में 45 डिग्री जोड़ देंगे, 180 में 45 डिग्री जोड़ देंगे हम, तो क्या मिलेगा? पाई प्लस π/4, है ना। ये जो गैप है ना ये π/2 का है, 90 डिग्री का। तो अगर हम इसमें आधा बढ़ाएंगे तो एकदम बीचों बीच पहुँच जाएंगे, तो आधा मतलब 45 डिग्री बोले तो π/4 बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5π/4। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है? 5π/4 है, ये 5π/4। तो दोस्तों अपना काम हो चुका। हम कैसे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो मैं ऐसे लिमिट्स बना लेता हूँ, ये फिर यहाँ पे मिले
और यहाँ पर फिर अपना क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो हम एक तो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि अपना क्वेश्चन 0 से चालू हो रहा है, तो 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक, फिर π/4 से लेके कहाँ तक, ये कौन सा है 5π/4, 5π/4 तक, है ना। और उसके बाद में 5π/4 से जहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो रहा है 2π तक, ठीक है 2π तक, ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया 2π। तो अपना क्वेश्चन 0 से 2π के बीच में ये एरिया ये वाला बताने का था। तो 0 से लेके 2π तक हमें π/4 पे एक बार रुकना पड़ेगा, एक बार 5π/4 पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो पहले नीचे ग्राफ था वो बाद में ऊपर हो रहा है, जो पहले ऊपर था बाद में नीचे हो रहा है, फिर बाद में नीचे ऊपर, ऐसा चेंज हो रहा है नेचर। तो हमें कोई कन्फ्यूज ना हो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाने के लिए, तो हमने क्लियर कट पता कर लिया कि कब कौन सा ऊंचा होगा, कब कौन सा नीचा होगा और कहाँ पे होगा, वो हमने पता कर लिया। देखो 0 से π/4 के बीच में यहाँ पर ये वाला ग्राफ, ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर है, ब्लैक वाला मतलब cos x वाला, तो यहाँ पे cos x का ग्राफ ऊपर है, फिर इधर की तरफ cos x का ग्राफ नीचे हो गया, और फिर इसके बाद में फिर से cos x का ग्राफ ऊपर हो गया। और 0 से π/4 के बीच में अगर हम नीचे वाले ग्राफ की बात करें तो ये रेड वाला ग्राफ है कौन सा, sin x का, फिर π/4 के बाद में sin x का ग्राफ ऊपर हो गया ये रेड वाला, और फिर 5π/4 के बाद में sin x का ग्राफ नीचे हो गया। तो अब हम खटाखट सारे एरियाज़ निकाल लेंगे। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा, 3 टुकड़े में होगा। एक तो ये 0 से π/4 ये वाला एरिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/4, इसमें क्या आएगा, वही ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर कौन है cos x, नीचे कौन है sin x, तो ये बन जाएगा cos x माइनस sin x डॉट dx, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस। अब ये वाला आपने लिख लिया, अब हम ये लिखेंगे π/4 से 5π/4 ये वाला, ये कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आप ना ये बीच वाला x एक्सिस कहाँ है उसको तो भूल जाओ, आप तो ये याद रखो कि देखो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है ना, ये ऐसी जैसे वो किसी पेड़ की पत्ती होती ना, लीफ, उस टाइप से ये पत्ती सी दिख रही है आपको, है ना, ऐसे π/4 से 5π/4 तक। और इसमें आप समझ सकते हो कि ऊपर कौन है, ये रेड वाला ग्राफ sin x, पूरे पोर्शन में यही है, यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, ऊपर इसका राज, और नीचे किसका राज चल रहा है, cos x का। तो sin x माइनस cos x, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो इधर क्या आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से 5π/4, π/4 टू 5π/4, ऊपर वाला कौन है sin x, तो यहाँ पे sin x माइनस नीचे वाला कौन है cos x, तो यहाँ पे cos x माइनस में आ जाएगा डॉट dx, ठीक है। अच्छा फिर प्लस, ये वाला हमने लिख लिया। अब हम ये लिख लेंगे 5π/4 से 2π, इंटीग्रेशन फ्रॉम 5π/4 टू 2π, इसमें क्या होगा, वही ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब इस पोर्शन के लिए ऊपर कौन चला गया cos x और नीचे कौन है sin x, तो इधर आ जाएगा cos x माइनस sin x डॉट dx। तो देखो कितना आसान हो गया, 0 से π/4, π/4 से 5π/4, 5π/4 से 2π। तो अपना क्वेश्चन ये हो गया, 0 से 2π तक सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन हाँ करते करते 3 टुकड़े जरूर हो गए इसके। इसमें है cos x माइनस sin x, इसमें sin x माइनस cos x, इसमें cos x माइनस sin x। तो इन दोनों में तो सेम है लेकिन इनकी लिमिट्स अलग अलग है, और इसका तो ये अंदर वाला नंबर ही अलग है। तो ये बन जाता है, आप अगर डायग्राम पे कमांड बना लोगे ना तो बन जाता है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। और डायग्राम मैंने बताई हैं, बस उन्हीं पे ध्यान रखना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर तो। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने आपको वो भी बताया है, ठीक है। हर एक चीज़ तैयार है, बस आप करो तो सही। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन है sin x, और sin x का माइनस cos x। तो cos x का क्या होता है sin x, और sin x का होगा माइनस cos x, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ तो वो बन जाएगा cos x, है ना, प्लस का cos x हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से π/4, 0 से π/4, फिर लगाऊंगा प्लस। अच्छा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, माइनस की जगह माइनस, cos x का क्या होता है प्लस का sin x, तो वो इस माइनस को बदल नहीं पाएगा, वो यहाँ पे sin x ऐसे लग जाएगा। लिमिट क्या है, π/4 से 5π/4, π/4 टू 5π/4, फिर लगाऊंगा प्लस। अब ये तीसरा वाला लिखूंगा ये, तो cos x माइनस sin x का यही बन जाएगा, क्योंकि ये पहला वाला था उसका ये बना, तो इसका भी यही बन जाएगा, ये दोनों सेम ही है।
तो इसका क्या बन जाएगा, कोस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स का प्लस कोस एक्स। लिमिट 5π/4 से 2π, 5π/4 टू 2π लिमिट्स रखते हैं। अच्छा ये π/4 में इसमें डालूंगा। अब देखो यार यहाँ पर ना हम ज़्यादा झंझट में मतलब झंझट में जाएंगे नहीं, सीधी सीधी आपको वैल्यूज़ बता दूँ कि साइन π/4 कोस π/4, साइन π/4 यहाँ पे रखेंगे ना, साइन π/4 क्या होता है 1/√2, कोस π/4 भी 1/√2 होता है, पहले से बता दूँ। 5π/4 जब हम डालेंगे ना तो कोस 5π/4 एंड साइन 5π/4। अब ये 5π/4 है कहाँ का, ये यहाँ वाला है, पाई से 3π/2 के बीच में। पाई मतलब 180, 180 से ज़्यादा और 270 से कम, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट का है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, तो /4 है तो ये बन जाएगा -1/√2 और ये भी माइनस का 1/√2। ठीक है। और कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे यहाँ पे ये 2π वगैरह चाहिए, तो जैसे साइन 0 कितना होता है, 0 होता है ना, वैसे साइन 2π भी 0 होगा। कोस 0 कितना होता है 1, तो कोस 2π भी क्या होगा 1 होगा। बाकी ये चीज़ें नॉर्मल। तो ये वैल्यूज़ आपके सामने और हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले π/4 में इसमें डालूंगा, तो साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2 माइनस। अब मैं 0 डालूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 कोस में डालूंगा तो कोस 0 1 होता है, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट वाले प्लस में और लोअर लिमिट वाले माइनस में, प्लस π/4 में इसमें डालूंगा तो माइनस का कोस π/4 हो जाएगा माइनस का और 1/√2, साइन डालूंगा तो माइनस का 1/√2। अब मैं, अरे यार ये गलती कर दी ना मैंने, पहले मेरे को अपर लिमिट डालनी चाहिए थी, तो सुधार लेते हैं इसको। 5π/4 में यहाँ डालूंगा तो देखो ये बन जाएगा कोस 5π/4, तो कोस 5π/4 क्या होता है माइनस का 1/√2 और एक माइनस पहले से लगा है ना। कोस 5π/4 होगा माइनस का 1/√2 और एक माइनस पहले से लगा है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस का 1/√2। ऐसे साइन 5π/4 ये भी तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक माइनस पहले से, तो ये प्लस का बन जाएगा। फिर लगाऊंगा मैं माइनस, फिर आएगा माइनस लगा, माइनस ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हम अपर माइनस लोअर ऐसे करते हैं ना, लेकिन लोअर में तो पहले से माइनस लगा हुआ। देखो ये π/4 में यहाँ डालूंगा तो माइनस कोस π/4 आंसर आएगा -1/√2, वो -1/√2 और ये अपर माइनस लोअर वाला माइनस, ओवरऑल प्लस बन जाएगा 1/√2। ऐसे ही इस माइनस साइन एक्स के आगे भी माइनस लगेगा, तो प्लस का साइन π/4 1/√2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो आप इसके आगे खुद से कर लेना, ये वीडियो बंद कर दो, आप इसके आगे खुद से कर लेना, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बस मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब यार हमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें और भी करनी होती है, तो ये वैल्यू पुट करना और ये निकालना, ये तो आप मतलब चुटकियों में निकालना आना चाहिए सब। खैर अब आते हैं, ये 2π इसके अंदर डालूंगा तो साइन 2π क्या हो जाएगा 0, कोस 2π कितना हो जाएगा 1 माइनस। अब π/4 डालूंगा तो साइन π/4 क्या होता है माइनस का 1/√2 और एक माइनस पहले से, तो ये प्लस का 1/√2 बन जाएगा। फिर कोस 5π/4, कोस 5π/4 क्या होता है माइनस का 1/√2 और लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है तो एक माइनस उसका आएगा, तो प्लस का 1/√2 बन जाएगा। ऐसा हो गया बराबर। अब इसका आंसर देखो, ओवरऑल आंसर क्या होगा, कोई काटा पीटी हो रही तो कर लो। यहाँ पे एक ये हो रहा है कि -1 से -1 कट जाएगा, और तो कुछ कट ही नहीं हो रहा। ओहो, तो 1/√2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गया, 8/√2 हो गया। तो 8/√2 को 8 को लिख लो, वैसे आंसर 4√2 आ जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। 8/√2 देखो क्या हो जाएगा, 8 को लिखो यार, 8 को लिख लो आप 4 × 2/√2। इस 2 को भी टुकड़े कर लो, 2 के टुकड़े कर लो ना ऐसे, 4 × इस 2 के टुकड़े क्या हो जाएंगे √2 × √2 डिवाइड बाई नीचे क्या है √2। तो 8 को मैंने ऐसे लिखा, फिर और तोड़ लिया ताकि आप आसानी से ऐसे काट सको। क्या बच गया 4√2। इसका आंसर क्या जाएगा 4√2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा ये एरिया। ये वाला और ये वाला एरिया कुल मिला के कितना हो जाएगा 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप दोस्तों ये सारा तरीका आपको समझ में आया है। सबसे पहली चीज़ डायग्राम बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो, उसके बाद में
वही ये आप देख लो कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको। यहाँ से यहाँ तक अपर माइनस लोअर, फिर यहाँ से यहाँ तक अपर माइनस लोअर, फिर आगे अपर माइनस लोअर, फिर मतलब ये लगाते रहो। एरिया निकालना है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये बन गया अपना आज का वीडियो लेक्चर। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।